ओके, आओ ये स्टार्ट करते हैं। कल हमने शॉर्ट वाले बना लिए थे, है ना। पहले पार्ट में हमने क्या बनाया है, जो एक एक नंबर के हैं। दूसरे पार्ट में वो बनाया है जो थोड़े से लॉन्ग है। और थर्ड वाले में पूरे टोटल 30 से लेके 37 तक, ये 33 से लेके 37 तक कैसे हैं, थोड़े से लॉन्ग है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये लॉन्ग मतलब ये मत सोचो कि आएगा नहीं पेपर में, क्या आ जाए किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। ठीक है, और मैं शुरू करता हूं। थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, उसका यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, उसका यूज होगा। इनवर्स, इनवर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को उल्टा कैसे लगाते हैं, वो भी यूज होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। जब आप क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे, ठीक है, तो इसको पढ़ो। देखो, कहता है कि एक ग्रुप में कितने लोग हैं, 84 पीपल है। कितने लोग हैं, 84 पीपल हैं। ठीक है, ईच प्ले एटलीस्ट वन ऑफ आउट ऑफ 3 गेम्स। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ खेलता है। ठीक है, हर एक बच्चा कुछ ना कुछ खेलता है, जिसके अंदर गेम है, टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है। क्लियर, समझ में आ गया। 28 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 40 बच्चे ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, और 48 बच्चे ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 पर है। कितने पे है, 3 पे। तो 3 से रिगार्डिंग पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं। यहां देखो, 3 के लिए आपने करना क्या होता है, जैसे एन हो गया, ए, यू, यू मतलब यूनियन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यू मतलब यूनियन की बात कर रहा हूं। ठीक है, बी हो गया और यूनियन सी हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप पहले तो सबके इंडिविजुअली प्लस कर लो। ठीक है, इंडिविजुअली क्या कर लो, प्लस कर लो। एन हो गया, एन सी हो गया। फिर आप दो दो के माइनस कर दो, दो दो का इंटरसेक्शन क्या कर दो, माइनस कर दो। मुझे बी लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना। दो दो के इंटरसेक्शन क्या कर लो, माइनस कर लो। थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर लेता हूं, है ना। देखो, दो दो के क्या कर लो, इंटरसेक्शन आप माइनस कर लो। ठीक है, माइनस एन, फिर बी यू सी हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर माइनस करो। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को अटपटा सा लग रहा है लिखने में आज। क्लियर है, देखो फिर से माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो माइनस एन सी यू ए हो जाएगा। क्लियर है, हो गए तीनों, मतलब दो दो के क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। थर्ड वाला जो होता है वो इस केस में प्लस होता है। थर्ड वाला क्या होता है इस केस में, प्लस होता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, थर्ड वाला क्या होता है इस केस में, प्लस होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो ये याद रखने का तरीका क्या है कि सिंगल सिंगल वाले जोड़ने हैं, डबल डबल वाले माइनस करने हैं, और लास्ट में तीन जो जिसमें तीनों कॉमन होते हैं वो वाला ऐड करना है। वो वाला क्या करना है, ऐड करना है। बात समझ में आ गई। अब इसके आधार पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 6 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं, और नो वन प्ले ऑल 3 गेम्स। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो तीनों गेम खेलता हो। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन क्या है, 0 है। कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले क्रिकेट बट नॉट टेनिस। इसका क्या मतलब है कि वो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हो लेकिन टेनिस ना खेलते हो। आपको C माइनस टी निकालना है। क्या निकालना है, कि क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। पहले लिख लेते हैं, भैया टोटल कितने बच्चे हैं, 84 है। तो मतलब ये आपसे क्या दे दिया गया, इसने आपको दे दिया n। अच्छा, टेनिस को टी, बैडमिंटन को बी, और क्रिकेट को सी मानेंगे। क्लियर है, तो आपके पास हो जाएगा टी। क्लियर, टी हो गया यूनियन, ठीक है, बी हो गया यूनियन बैडमिंटन, सी। क्लियर है, तीनों को टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट। कितने लोग हैं भाई, 84 है। क्लियर है, ऐसे लोग जो तीनों खेलते हो वो आपके 0 हैं, क्योंकि इसने बोल दिया कि नो वन प्ले ऑल 3 गेम्स। क्लियर है, अब देखो दो दो के उठा के रखो, एक एक के उठा के रखो। 28 कितने खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एन सी कितना हो जाएगा 28। एन टी, टेनिस खेलने वाले कितने हैं भाई, टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं आपके पास 40। ठीक है ना, और एन बी, बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, 48 है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये तो डाटा अभी हम लिख ही रहे हैं सिर्फ,
इस डाटा के अनुसार फिर इस सवालों को बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताओ ऐसे लोग, ठीक है, ये 6 कौन है जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, मतलब क्रिकेट खेलते हैं और उसके साथ साथ बैडमिंटन भी खेलते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, 6 हैं। आगे देखो, ऐसे लोग जो 4 लोग कौन कौन से हैं जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं, जो क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं, ऐसे लोग कितने हैं, 4 हैं। और दूसरा क्या पूछ रहा है ये आपसे, बस यही पूछा है इसने, ठीक है, बस आपसे क्या पूछा है इसने, यही पूछा है। अच्छा, एक चीज हमें नहीं पता चली, वो क्या नहीं पता चली, कि ऐसे लोग जो क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो और साथ के साथ क्या खेलते हो, टेनिस खेलते हो, वो हमें ये वाली बात पता नहीं चली है, मतलब यही निकालना है, मतलब यही चीज हमें निकालनी है। अब देखो, ये सारी वैल्यूज को उठाओ और जो ये ऊपर मैंने लिखा है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ये जो फॉर्मूला है आपका क्या बन जाएगा, एन टी यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बन जाएगा एन टी प्लस एन बी प्लस एन सी। इसे आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सी इंटरसेक्शन बी माइनस एन टी इंटरसेक्शन बी और माइनस एन, ये क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन टी, और लास्ट में जो ऐड होगा वो क्या ऐड होगा, सी। अच्छा, यहां से टी से शुरू किया ना हमने, तो देखो लास्ट में क्या ऐड होगा, टी हो गया, उसके साथ यूनियन में बी हो गया और यूनियन में सी हो गया। अब आप सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करो एक एक करके, क्लियर है। यहां पे कितना रखोगे आप, 84, कितना आ जाएगा आपका, 84, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। देखो ये हो गया आपका 84, क्लियर है। एन टी कितना है आपका, कहाँ गया एन टी, 40 है, प्लस एन बी कितना है आपका, 48 है, प्लस एन सी कितना है आपका, 28 है, माइनस एन एन सी इंटरसेक्शन बी आपका 6 है, फिर माइनस का टी यू बी, मतलब टी इंटरसेक्शन बी आपका कितना है, 4 है, माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें नहीं पता, और ये लास्ट वाला क्या है, 0 है, लास्ट वाला क्या है, 0 है। अब देखो इसको ऐड करो और जैसे मर्जी आप चाहो तो आंसर अपना कैलकुलेट कर सकते हो। यहां हो जाएगा आपके पास 84, क्लियर है। ये देखो ये दोनों मिला के कितने बना देंगे, 10, कितना बना देंगे, 10 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। 10 को आप क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, तो ये बचेगा 30 प्लस का 48 और प्लस का 28। 30 और 28 कितना हो जाएगा, 58। 58 और 48 कितना हो जाएगा आपका, बोलो। 58 और 48 कितना हो जाएगा, 106, क्लियर है, कितना हो जाएगा, 106। ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, 106, और क्या बचा आपके साथ माइनस का, ये वाली टर्म NCUT बचा आपके पास, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना, आपको ये चीज निकालनी है ताकि आप वो रिक्वायर्ड चीज आप निकाल पाओ कि ऐसे बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते। इसके लिए क्या करो, आप इसको इस साइड भेज दो और इसको इस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा NCUT, CUT मतलब C इंटरसेक्शन T, यहां हो जाएगा 106 और माइनस का 84। बताओ जरा कितना बचेगा, बोलो इसका आंसर कितना आएगा। भाई 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2, और 10 में से 8 गए, कितने बचे, आंसर इज 22। 22 लोग ऐसे हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं बोलूंगा, ठीक है, जो मैं बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना। 22 लोग ऐसे हैं, 22 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। 22 लोग कैसे हैं, जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। अब हमें क्या निकालना है वो देखो आप, हमें जो चीज निकालनी है ना, हमें जो चीज निकालनी है वो निकालनी है ये वाला, यहां ध्यान से देखो, हमें जो निकालना है वो निकालना है एन सी माइनस का टी। अच्छा, एन सी माइनस का टी होता है एन सी माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी, ये फॉर्मूला होता है इसका, क्लियर है। इसे आप ओनली क्रिकेट भी कह सकते हो, क्योंकि बट 3 है तो 3 में नहीं बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, एन सी टोटल आपका कितना था, 28 था। अच्छा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया, 22 आया, आंसर कितना आ गया, 6। कि 6 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते। बात आई समझ में, लिखो इसे।
चलिए आइए अब एक एक करके 34 क्वेश्चन देखते हैं, और ये प्रॉपर्टीज ये कई बार इनमें से एक आ जाए, कई बार इनमें से दो आ जाए, कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। हर तरीके से रेडी रहना है, तो एक एक करके सबको सीखते हैं, ठीक है। साथ साथ इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको चीज चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, वो सब भी मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा, ठीक है। चले फर्स्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्या कहता है आपसे कि ए, अच्छा एक बात और मैं बताऊं, आप इनको कोई सेट मान के भी कर सकते हो। जैसे ए सेट के अंदर आपसे आपने 1 से लेके 5 तक की गिनती डाल दी, बी सेट में कुछ और डाल लिया, तो उससे भी प्रूफ कर सकते हो। बट हमें क्या करनी है, प्रॉपर्टीज को यूज करना है। क्या करना है, प्रॉपर्टीज को यूज करना और इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहला वाला क्या कहता है, पहले वाले को करने के लिए ए यूनियन बी है आपके पास। कहता है कि ए यूनियन बी आपका, और इसके साथ आपने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन, और वो किसका ले लिया आपने, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, और आपको बताना है कि ये ए के बराबर है। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब ध्यान से सुनना, मैं एलएचएस लेके चलूंगा। मैंने ले लिया लेट एलएचएस, तो एलएचएस में मेरे पास क्या है भाई, ये वाला पूरा ए यू बी यूनियन, मतलब ये इंटरसेक्शन, ये अगेन ए, और ये बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये चीज मैंने ले ली। अच्छा ये चीज लेने के बाद मैं तुम्हें को दो बातें बता दूं, ठीक है। वो दोनों बातें आप अपने दिमाग में बिठा के रखोगे, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इससे वापस आपको उस फॉर्म में आना है। क्लियर है, देखो कैसे होता है। ये जो यहां लिखा हुआ है ना ए यू बी और ए यू बी, आप इसको अलग निकाल लो। आप क्या करो, इसको अलग निकाल लो। तो यहां ध्यान से देख लेना, मैं यहां प्रॉपर्टी लिख देता हूं, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, और ए यू बी और ए यू इसको मैंने अलग निकाल लिया। फिर मैंने यहां पे ब्रैकेट लगाया, यहां से मुझे मिला बी, और यहां से मुझे मिला इंटरसेक्शन, और यहां से मुझे मिला बी कॉम्प्लीमेंट। बोलो बात आई समझ में। अगर अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है ना, तो आप इसको एक बार बी के साथ और एक बार बी कॉम्प्लीमेंट के साथ आप रिवर्स जा सकते हो ऊपर। तो बुक में क्या है, बुक में यहां से यहां जाने का, यहां से यहां जाने का बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप उल्टा भी समझो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको रिवर्स भी समझना है। अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है मुझे जरा बताना। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट बी के अंदर हैं, और वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, मतलब कॉम्प्लीमेंट बी के अंदर नहीं है, क्लियर है। वो एलिमेंट जो बी के अंदर है, वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई। कुछ बचेगा ही नहीं। पहले आपने बी में से हटा दिए सारी चीजें, फिर आपने बी बी एक बॉक्स रखा। चलो ऐसे समझ लो, दो बॉक्स हैं, ठीक है। ये है बी वाला, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आपने बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब इसके अंदर से जो ये चीजें थी ये हटा दी, और दूसरी चीजें इसके अंदर हैं। हो सकता है हो सकता है नहीं भी हो। अब मुझे जरा बताओ इसके अंदर क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। पहले आपने बी रखा, फिर बी हटा दिया, और फिर आप पूछ रहे हो कि दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फाई। अच्छा ए का यूनियन फाई के साथ क्या बनेगा, ए। तो देखो ये बन गया अपना इक्वल्स टू आर एच एस, और ये क्या हो गया, बोलो बात आई समझ में, क्लियर है। लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपका बराबर होता है ए माइनस बी के। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अगेन हम देखो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं हमेशा एलएचएस ही लूं, आप आरएचएस लेके भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। पर मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं कि किस में एलएचएस लेना है और किस में आरएचएस लेना है। 1 से लेके 4 तक में हम एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखा देंगे, लास्ट वाले में ये वाला सिस्टम लेंगे और इसके बराबर दिखाएंगे, ठीक है। अब फोकस करते हैं, देखो आगे सेकंड पे देखो। सेकंड वाले में जो चीजें लिखी गई हैं उन्हें आप लिख लो। जैसे क्या क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है ए
माइनस ए, और इंटरसेक्शन है इसका बी के साथ, ठीक है। और ये आपका किसके बराबर होना चाहिए, ये ए माइनस बी के बराबर होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम, ओनली ए। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक काम करो, आप ले लो लेट आर एच एस, सॉरी एल एच एस, है ना, एल एच एस ले लो, ये साइड वाला एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने क्या ले लिया, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ले लिया। अच्छा एक चीज याद रखना, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट करके बता दे रहा हूं, ठीक है। जब भी आपके पास a माइनस बी आए, इसका मतलब होता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब a में से b के एलिमेंट्स हटा दिए। यहां पर क्या किया आपने, a में वो a में और a कॉम्प्लीमेंट में के कॉमन एलिमेंट्स ले लिए। इन द सेंस इसमें b है ही नहीं, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, b है ही नहीं, और जब b है ही नहीं तो a के साथ जो भी लोगे वो यही आएगा। बात समझ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज उसमें नहीं है। अच्छा अब यहां आ जाओ, तो ये a है, ये माइनस है, ठीक है, ये a था आपके पास, ये माइनस था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। बोलो हाँ या ना, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अरे ये अच्छा सुनो देखो, ये पूरा अभी मेरा एक का काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पर्टिकुलर सेट का काम कर रहा है। तो ये ऐसे आप थोड़ी देर के लिए कंपेयर कर लो कि ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है वो बी का काम कर रहा है। तो मैंने बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। तो यहां पर तो ये दो एक साथ है, तो दोनों का एक साथ क्या लगा दिया मैंने, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। कोई दिक्कत यहां तक। अब मुझे एक चीज पता है, क्या पता है, कि अगर ए डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ए, ठीक है ना, इसे लिख लेना, इस चीज को आप लिख लेना, ठीक है ना, कि बाय डी मॉर्गन्स लॉ, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, जो ए आपका इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है पूरे का, ये बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर आप क्या करो, फिर से इसे उठाओ, ए इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये हो गया है, अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दो आप इन दोनों को एक बार, ठीक है ना, किसको, इन दोनों को एक बार, इन दोनों को आप एक बार इसके साथ ट्रीट करो, फिर इन दोनों को आप एक बार बी के साथ ट्रीट करो, और ये वाला जो साइन है यू वाला, ये कहां आ जाएगा, ये कहां आ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो ये यहां पर इस तरीके से बनेगा, अब ये ऐसे हो जाएगा। यहां पर आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख दोगे, यहां पर आप क्या लिख दोगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दोगे। बोलो हाँ या ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्या लिखा गया है, ए और ए में नहीं, ए के एलिमेंट्स और वो एलिमेंट्स जो ए के नहीं है, इन दोनों में कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो कॉमन क्या आ जाएगा, फाई। फाई किसी के साथ यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, वही चीज वापस मिल जाएगी। तो आपके पास अल्टीमेटली आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अभी अभी मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और आपका आंसर जो है वो प्रूफ हो गया। बोलो बात आई समझ में, लिखो फिर इसे इतना। आइए अब थर्ड वाले पार्ट को करते हैं, ठीक है, किसको करते हैं, थर्ड पार्ट को करते हैं, और थर्ड पार्ट को करके देखते हैं कि कैसे हम इस साइड को लेके ये वाली साइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलें भाई आगे। तो सबसे पहले थर्ड पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, थर्ड पार्ट को करने के लिए मैं लेट LHS ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला हिस्सा है ना LHS, तो मैंने ले दिया कि लेट LHS आप ले लो, ठीक है ना, और LHS में आप क्या लिखोगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस सी, ये आपके पास क्या है LHS है, और वो उस साइड वाला आपको प्रूफ करना है। देखो कितना इजी है। अगेन ए
यूनियन बी का अगर आप सी के साथ ले रहे हो तो इसका क्या मतलब होता है? माइनस सी करने का मतलब क्या होता है? ये होता है। बोलो हाँ या ना। अभी अभी सिखाया था, जो माइनस वाली टर्म होती है वो यूनियन के साथ, सॉरी इंटरसेक्शन के साथ किस में चली जाती है? कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर? अब यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दो फिर से। क्या लगा दो? जो ब्रैकेट में होता है वो कहां आ जाता है? बाहर। ये दोनों एक बार किसके साथ चले जाएंगे? सी के साथ, ए के साथ। तो ये हो जाएगा ए सी का कॉम्प्लीमेंट। फिर ये दोनों ही एक बार किसके साथ चले जाएंगे? बी के साथ। तो ये हो जाएगा बी यू सी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो यस और नो। हाँ या ना बोलो। अभी जो हमने यहां पर जो लगाया था उसका रिवर्स देखो, यहां लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए माइनस का सी यूनियन, और इसका क्या मतलब होता है? बी माइनस का सी। देखो हो गया ये आर एच एस के बराबर, तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो आपको यूज करनी है। ठीक है, आप जर्नल सेट बना के भी कर सकते हो। आइए फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है कि ए माइनस बी यूनियन सी। तो फोर्थ पार्ट के लिए आप फिर से ले लो लेट एल एच एस। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, क्या ले लिया उसके अंदर? ए माइनस का बी यूनियन सी लिया है। अगेन आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर ये माइनस है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का क्या? कॉम्प्लीमेंट। यस और नो बोलो पहले तो, है ना? बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे आपने ये लिखा ना, इससे आप डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर दो बाय यूजिंग, हाँ ये आप लिख दोगे ना तो आपके आंसर में और अच्छा हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। तो टीचर समझेगा कि यार इनको पता है कहानी क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप एक काम करो, अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। पहले लिख लेते हैं, चलो। ए इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो हाँ या ना। ये हो गया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाओ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब आप लगाओगे तो इन दोनों को एक बार आप इसके साथ, अच्छा जो ब्रैकेट के अंदर बीच में है उसे सबसे पहले बाहर निकाल लो। आप निकाल लिया आपने बाहर? बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों को एक बार बी के साथ कराओ। ए यू मतलब इंटरसेक्शन, और फिर ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो हाँ या ना। बना लिया। अब ये क्या लिखा हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना? तो इसको आप ए माइनस बी लिख सकते हो, ये बीच में ऐसा रहेगा, और आप यहाँ ए माइनस सी लिख सकते हो। क्या यही प्रूफ करना था? बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका क्या आ गया? आरएचएस आ गया। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ये भी छोटे छोटे लॉज हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ लिख देना। ठीक है ना, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? लिखिए। आइए लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, और लास्ट वाले पार्ट में क्या कहता है कि ये वाली साइड आपको इसके प्रूफ करनी है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को, लास्ट वाले पार्ट के लिए पहले हम ये वाला लेके चलेंगे, ताकि ऊपर जो मैंने फॉर्मूलेज या जो भी मैंने प्रॉपर्टीज लगाई हैं उनसे मैच कर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे वाला करेंगे, उस साइड का लेंगे। तो इस बार हम ले रहे हैं भाई फिफ्थ वाला प्रूफ करने के लिए लेट आर एच एस। क्या ले लिया? आर एच एस ले लिया। तो आर एच एस में क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन बी माइनस के साथ कौन है? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। अभी अभी मैंने बताया था तुम्हें कि जब भी चीज माइनस में होती है तो वो किस में लिखी जाती है? कॉम्प्लीमेंट में, यूनियन के साथ। तो आप, अच्छा एक 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 बात बोलूंगा मैं, ध्यान से समझना। आप इस पूरे को ना एक एक मान के काम करना, जब तक मैं लास्ट तक इसको छेड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पहले इसे क्या मान लेना, आप एक कंसीडर करना कोई भी नंबर। तो आप इसको आप ऐसे लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे बनाओगे, और ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। बोलो हाँ या ना। अभी ये कॉम्प्लीमेंट है तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट भी चढ़ जाएगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ये चीज लिख लेना आप।
मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पूरे को एक ही मान के चलना अभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए और सी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। बात समझ में आ गई। अब आप एक काम करो, देखो यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाओ। क्या लगाओ, आप इस पूरे को एक मानो और जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले इसको बाहर निकालो। ये आपका बाहर आ गया, ठीक है। मैं डॉट 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 लाइन से दिखा देता हूं, ये आपका ये है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को आप ए इंटरसेक्शन बी को आप यूनियन लगाओ और किसके साथ लिखोगे, सॉरी क्या लगाओ, यूनियन लगाओ, ठीक है। ये यूनियन हो गया और किसके साथ लिखना है, ए के साथ। बोलो समझ में आया। फिर से आप इन दोनों को उठाओ और ये वाला ले लो, दोनों को ए और बी, ये लिया और इसको लो, ये ले लिया, और इसके साथ अब कौन आएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अच्छा, इसको ध्यान से देखो पहले आप, ये चीज क्या लिखी गई है, बोलो, अरे सोचो ये क्या लिखा गया है, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, क्या आएगा, दिमाग लगाओ। देखो ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स, क्या चीज, उसका कॉमन जो ए में नहीं है, फाई आएगा। अरे देखो दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, ए और बी का कॉमन कोई चीज आई, ए और बी में कोई चीज कॉमन आई, ठीक है। फिर आप उस ए और बी के कॉमन को उसके साथ कॉमन देख रहे हो जिसमें ए के एलिमेंट्स है ही नहीं, तो क्या कॉमन आएगा, फाई, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे फाई आ गया, ये यहाँ पे यू हो गया। इसको आप थोड़ा रीअरेंज कर लो, इसको आप ए लिखो, इसे यहाँ पर यूनियन लिखने दो, और यहाँ पे बी, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये सी कॉम्प्लीमेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इन दोनों को आप एक साथ कर दो, ए को अकेले रखो और बी और सी को एक साथ कर दो, कर दिया आपने, हाँ या ना बोलो। अब ये चीज तो हट चुकी है, अब आपके पास अल्टीमेटली क्या बचा है, ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी, हाँ या ना बोलो पहले तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा सबसे पहले ए माइनस बी, ऐसे। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, नहीं आया समझ में। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, अच्छा इसमें इसमें एक चीज रहेगी है ना, मैं माइनस लगा दिया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आपका यही साइन आएगा, ए यू बी यू सी कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखना, जो मैं नेक्स्ट लाइन लिखूंगा ए यूनियन, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बी माइनस सी। क्या यही है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या आ गया, LHS आ गया। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई। मैंने कोशिश की है सिंपलेस्ट वे में समझाने की, आप इसे लिखें फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। और ये जो 35 क्वेश्चन नंबर है, ये बहुत सारे पेपरों में आया हुआ सवाल है। आप यकीन नहीं करोगे, ये वाला सेम क्वेश्चन जो है, ये गवर्नमेंट जो एग्जाम टीचर देते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी देखो क्या कहता है, कहता है कि दो फाइनाइट सेट हैं आपके पास। कैसे सेट हैं, एक के अंदर m एलिमेंट्स हैं और एक के अंदर n एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। पहले तो ये बता, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला पता है क्या है, 2 की पावर n। n क्या बताता है, कितने एलिमेंट्स है, तो उसने खुद ही दे दिया कि पहले सेट में m है, दूसरे सेट में n है। तो देखो पहले सेट के अकॉर्डिंग इक्वेशन 35। तो देखो 35 को करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m, ठीक है। और फर्स्ट सेट, ठीक है, कह रहा है कि 2 की पावर जो m होगा, ये आपका बराबर होगा 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। भैया 56 मोर मतलब प्लस टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ
सेकंड साइड बन गई ये क्वेश्चन, हाँ या ना बोलो। ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल से भी जाता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब टकटकी लगा के देखो, इसको आप इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, और इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू में 28 चले जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, और फिर से 2 आ जाएगा, इंटू में 7 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। मैंने फैक्टर बना दिए। अब ये मत पूछना ये कैसे बनते हैं, फैक्टर बना दिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू में 7 लिख सकते हो, हाँ या ना। यहां से आप एक काम करो, यहां से आप एक काम करो, m की वैल्यू ले लो, m कॉमन ले लो यहां से। क्या ले लो, या 2 की पावर m कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे आप, 2 की पावर n कॉमन लो। देखो ध्यान से समझना, 2 की पावर n मैंने कॉमन लिया, यहां पर है। चलो मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, पूरा बताता हूँ, है ना, पूरा बताता हूँ कि कॉमन कैसे लिया जाता है, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है। ये मेरा क्या बन चुका है, 2 की पावर 3 इंटू में 7 बन चुका है कि नहीं बन चुका है। यहां पर मेरे पास क्या लिखा है, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n। मैं तुम्हारे को बोल रहा हूं कि बेटा एक काम करो, यहां से 2 की पावर m जो है ना n, वो कॉमन ले लो। 2 की पावर n क्या ले लो, कॉमन। अब आप बोलोगे सर यहां तो है तो ले भी सकते हैं कॉमन, यहां तो है ही नहीं, यहां तो है ही नहीं, तो बनाओ। है नहीं है तो आप एक काम करो, 2 की पावर n से ऊपर और 2 की पावर n से नीचे मल्टीप्लाई करो। अब तो है, तो ऊपर वाले में से कॉमन ले लो, तो 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा। ये बेस सेम होते हैं, पावर कैसी हो जाती हैं, माइनस। बेस सेम होते हैं, पावर कैसी हो जाती हैं, माइनस। तो ये जो नीचे वाला है ना n, ये ऊपर माइनस होने चले जाएगा, तो 2 की पावर m माइनस का n बनाएगा। और इधर पे तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचा, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से आप दो तरीके से काम कर सकते हो, यहाँ के बाद आप दो तरीके से काम कर सकते हो। पहले आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, तो 2 की पावर n को कंपेयर करोगे किसके पास, 2 की पावर 3 से, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूं। दूसरा वाला जो पीछे बच गया, माइनस n माइनस का 1, ये किसके बराबर आना चाहिए, 7 के, यही आना चाहिए 7 के बराबर। यहां से 1 उठाओ उधर भेजो, 2 की पावर m माइनस का n, ये कितना हो जाएगा 8। आपको n की वैल्यू पता है 3 है, m की वैल्यू निकालनी है, आंसर 8 आना चाहिए। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, मतलब m माइनस n, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं अभी, m माइनस n की जगह आपको कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, तो देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये 8 बन गया, ये 2 की पावर 3 है, हाँ या ना। तो बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाती है, माइनस n इक्वल्स टू में n की वैल्यू कितनी निकाली पहले ही, 3 इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव, तो ये 3 प्लस n होगा कि नहीं होगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 3 कितनी आ जाएगी 6, यही आंसर है। तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 6 और n की वैल्यू कितनी आ गई 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल की मदद से इसको जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। लिखो भाई तब तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कई बार एग्जाम में पहले आ जाता था, अब भी आ जाए कोई पता नहीं, ठीक है। कहता है कि एक सर्वे हुआ है कि 63% पीपल जो होते हैं वो चैनल ए को देखते हैं, और 76 पीपल जो हैं वो चैनल बी को फॉलो करते हैं, मतलब बी चैनल को देखते हैं, होगा कोई चैनल। कहता है एक्स परसेंटेज जो है वो आपको क्या बताती है, वो बताती है बोथ न्यूज चैनल। मतलब एक्स परसेंटेज क्या है, ऐसे लोग जो दोनों ही देखते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रूफ करो कि एक्स की जो रेंज है वो 39 से 63 के बीच में होगी। अब एक मैं बात बताऊं, आपके पास एक है 63, एक है 76, तो मैक्सिमम आप कितना कॉमन निकाल सकते हो, 63। अरे नॉर्मल सी बात, ऐसे देखो, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, इसके पास 10 रुपए है, इसके पास 15 रुपए है, तो आप मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हो, 10 रुपए, है ना। अगर मैं बोलूं कि दोनों के पास कितना कॉमन है मैक्सिमम,
मतलब कॉमन दोनों में से कितना ले सकते हो आप मैक्सिमम? 10, है ना, क्योंकि इसके पास तो है ही 10 रुपए। क्लियर है? तो मैक्सिमम आप अपर लिमिट शिफ्ट हो जाती है कि दोनों इंडिविजुअल में से जो सबसे कम होता है उससे। बोलो बात आई समझ में मेरी? क्लियर है? तो इसको लिख भी लेते हैं। देखो एन ए आपको दे रखा है 63%, एन बी आपको दे रखा है कितना भाई? 76%, और कहता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी आपको x% के बराबर दे रखा है। बोलो हाँ या ना? ये कहानी है। अब सुनो सुनो सुनो, अब आप ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है? अच्छा मुझे जरा ये बताओ, ये कितना होगा? परसेंटेज का मैक्सिमम कितना चला जाता है? परसेंट का मतलब ये 100, मैक्सिमम 100, तो ये पूरा अपना कितना होगा? 100% होगा। क्लियर है? ये कितना होगा अपना? 100% होगा। अब देखो फॉर्मूला लगाओ आप, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसी लगाते हो। लेकिन यहां पर क्योंकि हमें रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है, तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला और लगा रहा हूं कि इस पूरे का आंसर, देखो ध्यान से समझो इधर, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके और यहां तक का जो आंसर है वो या तो इसके बराबर होगा या इससे क्या होगा? छोटा होगा, या इसके बराबर होगा या इससे, इस चीज की आप वैल्यूज आप जो है सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100%, ठीक है? ये कितना हो जाएगा आपका पास? 63, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 76, माइनस ये हो जाएगा आपके पास x%। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये नेगेटिव है, इधर जाके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये ऐसा होगा, यहां पर ये 139 बनेगा, 100 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये परसेंटेज लगा लेना। तो x% जो है वो आपकी किसके बराबर आ जाएगी? 39 से बड़ा या फिर उसके बराबर, तो परसेंटेज हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 39 हो गया। कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। क्लियर है? अब 39 होने के बाद ये आपके पास एक लिमिट हो गई कि 39 या उससे बड़ा नंबर चाहिए आपको, ठीक है? उससे बड़ा। अच्छा अपर लिमिट में पहले ही बता चुका था कि हाईएस्ट कॉमन जो आ सकता है वो हमारा अपर लिमिट होता है, ठीक है? तो इसके आधार पर जो x की वैल्यूज है वो कैसी हो गई कि 39 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो 63 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये हमने कर दिया, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। अपर लिमिट तो ऑलरेडी सेट थी, बस हमें लोअर लिमिट निकालना था कि किससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है? इसे लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके आइए 37 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 37 क्वेश्चन नंबर में क्या है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, और देखो कैसे होगा। कहता है कि फ्रॉम अ 50 स्टूडेंट, टोटल आपके पास 50 स्टूडेंट्स है जिन्होंने एग्जाम दिया है। कुछ ने मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या किया है? एग्जाम दिया है, ठीक है? ध्यान से समझना, ईच ऑफ स्टूडेंट हैज पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, की एक कोई सा ऐसा बच्चा नहीं है जो सब में फेल हो गया हो, एक ना एक में तो कोई ना कोई पास है। 37 मैथमेटिक्स में पास हैं, 24 जो है वो आपके एक फिजिक्स में पास हैं, और 43 आपके केमिस्ट्री में पास हैं। एट मोस्ट, अच्छा यहां ध्यान देना इस वाली लाइन पर, ठीक है? एट मोस्ट 19 जो पास हैं वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में है, ठीक है? किस में है? मैथ्स एंड फिजिक्स में है। एट मोस्ट 29 मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में है, और एट मोस्ट 20 किस में है? केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर है, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें जो डाटा आपको गिवन था, ये कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पासिस इन ऑल 3 सब्जेक्ट, कि लार्जेस्ट क्या होगा जो तीनों में पास हो? लार्जेस्ट ऐसे कितने बच्चे होंगे, ठीक है? लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, मतलब सबसे ज्यादा बच्चे कैसे आपको बताना है, कितने बच्चे सबसे ज्यादा जो है वो तीनों सब्जेक्ट में पास होंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझना भाई, मैं क्या करता हूं, चीजों को समझाने के लिए M फॉर मैथमेटिक्स, P फॉर फिजिक्स और C फॉर केमिस्ट्री ले लेता हूं, ठीक है? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि N
ठीक है ना। मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री आपका कितना है 50 है। क्लियर है, आई होप ये चीज बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, कितना है 50 है। इसके बाद इसने बोला है कि एन एम कि सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने हैं। तो मैथमेटिक्स में पता चला कि मैथमेटिक्स में कितने हैं भाई 37 है। मैथमेटिक्स में कितने हैं 37 है। फिजिक्स में कितने हैं, फिजिक्स में आपको पता चलेगा फिजिक्स में 24 हैं, फिजिक्स में 24 हैं। और ऐसे ही केमिस्ट्री में पता चलेगा कि केमिस्ट्री में कितने हैं, केमिस्ट्री में 43 हैं आपके पास, केमिस्ट्री में आपके पास 43 हैं। कहानी अब शुरू होती है मजेदार। एट मोस्ट 19 पास्ड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो कहता है कि एट मोस्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कितने पास हैं। एट मोस्ट का मतलब होता है तो ज्यादा से ज्यादा इतने, कम होंगे तो भी चलेगा। तो कह रहा है 19 है तो आप यहाँ पे 19 लिख दो। ऐसे ही एन की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में 29 है। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में आपके पास यही चीज 29 है। और लास्ट वाला जो है वो क्या है कि कहता है कि एट मोस्ट 20 फिजिक्स और केमिस्ट्री में है। एट मोस्ट 20 किस में है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, कितने हैं 20 हैं। इसके आधार पर आपको ये बताना है कि इसके आधार पर आपको दो चीजें बतानी है कि एन अगर आप ले लेते हो एम यू पी मतलब इंटरसेक्शन इनका सी के साथ, तो बताना है कि ये मैक्स कितना होगा। क्या बताना है कि ये मैक्सिमम इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, दो बातें मैं आपको बता दूं, इसको मैक्सिमम होने के लिए इनको भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। बस इस क्वेश्चन में यही एक थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इनके तीनों के इंटरसेक्शन का जब मैक्सिमम आप लोगे तो उसके लिए इनके जो दो दो के मैक्सिमम हैं ये भी आपको मैक्सिमम ही यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपके पास यहाँ पे लिख दी हैं। अब मैं इसको उठा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ ताकि हम अच्छे से इसे समझ पाएं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसे। क्लियर है, ये हो गया ताकि हम डाटा यूज कर पाए। अब देखो फॉर्मूला अगर आप लगाओ तो एन एम, ठीक है, अच्छा इंटरसेक्शन ले लिया मैंने, लेना मुझे यूनियन था। मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एन एम, ठीक है, प्लस एन पी फिजिक्स प्लस एन सी, ठीक है, माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम। मतलब फिजिक्स के साथ आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ इसी के साथ आगे मैं यहां लिख रहा हूं एन, ठीक है ना, पी इंटरसेक्शन सी हो गया और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी हो गया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भी हो गया, फिजिक्स मैथमेटिक्स का हो गया और इसका हो गया, एक बच गया है मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री का। और प्लस का साइन एन आपको लेना है, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, और ये भी कैसा मैक्स, ये भी कैसा मैक्स। अब देखो इसके बाद करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर बेटा आपका हो जाएगा 50। क्लियर है, एन एम 37 लिखो, क्लियर है, प्लस का साइन पी आपका 24 है इसे लिख लो, फिर प्लस का साइन है आपके पास 43 लिख लो, क्लियर है, माइनस ये कितना है भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी तभी ये मैक्सिमम आएगा। तो इसकी 19 वैल्यू यूज कर लो, माइनस का 29 यूज कर लो, माइनस का 20 यूज कर लो और प्लस यहाँ पर n ये लिख लो m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा। छोटी सी कैलकुलेशन है, इसे कर लो। यहाँ पर हो जाएगा 50, इन सबको जोड़ोगे तो 7 और 3 ये कितना हो जाएगा, 0 कैरी 1, ठीक है, ये हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा, ये 104। ठीक है, इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 68। क्लियर है, प्लस एन यहाँ पर ये हो जाएगा m इंटरसेक्शन p फिर इंटरसेक्शन c और ये हो जाएगा मैक्स यहाँ पे। अब आपको ये वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 50। 104 में से 68 आपको माइनस करने हैं तो 14 में से 8 चले गए तो बचेंगे 6,
क्लियर है। और 9 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 3 प्लस n, ये बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका मैक्स। अब आप क्या करो, 36 को इधर लाके माइनस कर दो, 50 माइनस 36, आपके पास आंसर आ जाएगा भाई। आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आपको बताएगा कि मैक्सिमम कितने बच्चे जो हैं तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो वो आंसर आपके पास 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 और हाँ 14 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू समझने को मिली, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लेवल है क्वेश्चन का, ये इस चैप्टर से हाईएस्ट आप मान के चलिए, इससे ऊपर आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए और लोगों को भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो सके। चलिए बाद में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।